हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। कुछ समय से यह न्यूज़ चल रही है कि जो फेसबुक है, फेसबुक के सीईओ और उसके फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का दरअसल नाम बदलने की बात कही है और उसका नाम बदल करके मेटा रख दिया है। तो फेसबुक का नाम बदल कर मेटा रखा गया है। मेटा के साथ मेटावर्स की संकल्पना भी लेकर के आए हैं। क्या है ये सारी चीज़ें, आज के इस डिस्कशन में हम समझेंगे। जो इसमें प्रमुख तकनीकों की बात की गई है, अक्सर यूपीएससी या अन्य एग्जाम्स में ऐसी तकनीकों का जिक्र भी हो जाता है, इस लिहाज से यह टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो आज का हमारा डिस्कशन है, टॉपिक है, वह है क्या है फेसबुक का मेटावर्स। तो इस पर हम बात करेंगे। जो डायमेंशंस है उनको देखते हैं। अभी हम आगे न्यूज़ पर बात करेंगे, न्यूज़ क्या निकल करके आई है, क्या बातें हैं। जो मेटा नाम रखा है, मेटा नाम का क्या अर्थ होता है, मेटा का क्या मतलब है, इसको जानेंगे। इसके साथ जो मेटावर्स की संकल्पना है, तो मेटावर्स क्या है उसको भी समझेंगे। मेटावर्स के क्या क्या डायमेंशंस हैं, मेटावर्स में किन बातों को उन्होंने शामिल किया है, उनका क्या विज़न है, क्या बातें वो रखते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है आने वाले समय में, किस तरह से यह हमारे फ्यूचर को प्रभावित करेगा, सकारात्मक नकारात्मक, इससे जुड़े क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है तकनीक के साथ। और एक सवाल रहेगा जिसे आप मेंस के लेवल पर डील करेंगे। चूँकि यह विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से डायरेक्टली जुड़ता है, इसलिए इसे हम जीएस पेपर 3 के अंतर्गत रख सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई पॉलिसीज़ की बात आती है, देन इसे हम जीएस पेपर 2 में भी शामिल कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित कोई तकनीकी प्रश्न बनता है तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। मेंस में भी विश्लेषणात्मक स्तर पर ऐसा कोई भी सवाल आसानी से बनाया जा सकता है। तो चलिए जो न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। न्यूज़ में कहा गया है, वाई फेसबुक इज स्टार्टिंग इट्स मेटावर्स जर्नी बाय रीब्रांडिंग इटसेल्फ एज मेटा। तो फेसबुक ने दोबारा से अपनी यात्रा क्यों शुरू की है मेटा के रूप में, क्यों खुद को एक बार फिर से रीब्रांड कर रहा है। जो फेसबुक नाम हम सब जानते थे, उसका यूज़ करते थे, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फेसबुक ऐप का नाम बदल जाएगा, उसके जो भी अन्य एप्लीकेशंस हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझते हैं। तो मेटा की पहले बात कर लेते हैं। दरअसल एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कनेक्ट 2021 के नाम से कुछ समय पहले। खुद मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर भी हैं, उसके सीईओ भी हैं, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को लिया था और इसमें ही उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि अब फेसबुक का नाम वो मेटा रखने जा रहे हैं। और इसके साथ ही एक लंबा सा वीडियो भी आया था, उसमें मेटा और मेटा से जुड़े जो मेटावर्स की बातें हैं, उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने खुद से डेमोन्स्ट्रेट की थी। अगर आपके पास समय हो तो उसको भी देख सकते हैं आप। तो इसमें जो बात है, फेसबुक की रीब्रांडिंग की बात है और इसका नया नाम यहाँ निकल करके आप देखिए मेटा रखा गया है। और जो इसका लोगो या इसका सिंबल है वो ये है, यानी इस तरह से, ये इन्फिनिटी का एक सिंबल है, यानी निरंतरता वाला। तो मेटा नाम अब फेसबुक का हो जाएगा। लेकिन अभी आप और हम जो भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं फेसबुक के नाम से, व्हाट्सएप के नाम से, इंस्टाग्राम के नाम से, मैसेंजर के नाम से, वो सभी उसी नाम से चलते रहेंगे। यानी कि ये जो शब्द है मेटा, इसको एक अम्ब्रेला टर्म के रूप में यूज़ किया जाएगा। तो मेटा चलता रहेगा, इसके अंदर ही फेसबुक के नाम से जो फेसबुक ऐप है, व्हाट्सएप है, इसके अलावा इंस्टाग्राम है, ये सभी उसी तरह चलते रहेंगे। मेटा जो शब्द है उसकी बात करें तो मेटा शब्द एक ग्रीक शब्द है और मेटा का मतलब होता है आफ्टर या फिर बियॉन्ड। आफ्टर यानी बाद में, बियॉन्ड का अर्थ हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ के परे। तो एक जो संकल्पना लेकर के आए हैं, एक कल्पना की है, बहुत हद तक साइंस फिक्शन जैसी लगती है। आपने जो भी मूवीज़ देखी होंगी विज्ञान तकनीक से संबंधित, एग्जाम्पल के तौर पर अवतार मूवी जो 3D में आई थी, आयरन मैन की मूवी आपने देखी होंगी, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो विज्ञान की कल्पनाओं को लेकर के चलती हैं। उसमें हीरो होता है, वो बहुत सारी तकनीक का इस्तेमाल करके नई नई इनोवेशंस करता रहता है, नई कल्पनाओं को जन्म देता है। तो ऐसी ही कुछ कल्पना यहाँ पर हमें जुकरबर्ग की तरफ से देखने को मिली। हालांकि उनका प्रयास इसको केवल कोरी कल्पना न रख करके एक प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करना है ताकि लोग इससे जुड़ सकें। अभी हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो फेसबुक को हमने समझ लिया कि इसी के तहत आएगा, एक अम्ब्रेला कंपनी के रूप में वो मेटा को स्थापित कर रहे हैं। अम्ब्रेला कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो एक तरह से पेरेंटल कंपनी है और उसी के जो सब ब्रांड्स होंगे वो फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह चलते रहेंगे। गूगल में भी हम ऐसा ही देखते हैं। गूगल की पेरेंटल जो कंपनी है उसको अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं, उसी में गूगल, यूट्यूब, गूगल वेब
और बहुत सारी जो उसकी अन्य कंपनीज हैं उसी के तहत आती हैं। तो ऐसा ही प्रयास अब मार्क जुकरबर्ग भी कर रहे हैं। अब जो मेटावर्स की संकल्पना उन्होंने दी है मेटा के तहत ही, तो अभी जो हम सामान्य इंटरनेट का उपयोग करते हैं, हम सामान्य इंटरनेट के बहुत आगे की बात इन्होंने यहाँ पर जोड़ करके बताई है। तो मेटावर्स एक तरह की मिक्स्ड रियलिटी होगी, जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ सकेगा। एक तरीके से कई सारी तकनीकों का प्रयोग करके हम एक बड़ा मिक्स्ड रियलिटी, जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR और ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ VR यानी वर्चुअल रियलिटी का भी उपयोग किया जाएगा। कुछ डिवाइसेस होती हैं, आपने देखा होगा कि जो VR हेडसेट आता है उसके जरिए हम 3D में कुछ वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। यूट्यूब हालांकि ऐसी फैसिलिटी देता है, तो एक हेडसेट मार्केट से आप खरीद लीजिए, उसको लगाइए, उसके जरिए आप जब देखेंगे तो आपको पूरा एटमॉस्फेयर आसपास का 3D में दिखेगा। इसी तरह की संकल्पना इन्होंने एक तरीके से यहाँ पर शुरू की है। तो VR AR क्या है, होलोग्राफिक क्या है, अभी हम देख लेंगे। ये जो संकल्पना है, दरअसल ये कोई ऐसा विचार नहीं है कि जुकरबर्ग ने ही दिया है। एक व्यक्ति थे नील स्टीफेंसन, उन्होंने एक नोवेल लिखा था स्नो क्रैश, तो उसमें एक ऐसी ही संकल्पना का जिक्र किया गया है, जहां पर लोग बैठकर आपस में जुड़ने के लिए एक ऐसी ही उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हैं, डिवाइसेस का उपयोग करते हैं और आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, अभी कुछ इमेज देखेंगे तो क्लियर होगा, परेशान मत होइए, इतना कठिन नहीं है। तो इसमें कई तरह के डिवाइस और सेंसर्स के जरिए लोग एक दूसरे से जुड़ सकेंगे। ठीक है, अभी पहले हम दो चीजों को समझ लेते हैं, AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी और VR यानी वर्चुअल रियलिटी कि ताकि अगर इनके बीच में थोड़ा सा भी कोई प्रश्न बन जाए तो आप समझ सकें। तो AR जो होता है ऑगमेंटेड रियलिटी, इसके बीच में दरअसल कोई खास बहुत बड़ा अंतर नहीं है, केवल इनके उपयोग और जिस तरह की डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है उनके डिवाइसेस को लेकर के अंतर का मामला बनता है। पहले हम बात करेंगे VR की। तो जो VR है उसमें आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति यदि VR तकनीक का उपयोग करता है तो VR हेडसेट आता है, इस तरह से आंखों को पूरा कवर कर लेता है और वो उसके अंदर ही 3D के माध्यम से 3D की स्थिति में अपने जो भी विजुअल्स हैं उनको देखता रहता है। अगर वहीं पर इस स्थिति को थोड़ा सा ऐसा बना दिया जाए कि वह व्यक्ति एक डिजिटल तकनीक का तो उपयोग करे लेकिन साथ ही उसको वास्तविक दुनिया को भी वह देख सके, तो उसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। यानी जो वर्चुअल रियलिटी है वहां पर वास्तविकता खत्म हो जाती है, पूरी तरह से आभासी दुनिया ही मौजूद रहती है आपके आसपास। हालांकि सुनाई आपको बाहर का दे सकता है, लेकिन जो भी है पूरी तरीके से, यानी 75% वर्चुअल 25% रियल। इसका थोड़ा सा उल्टा करेंगे तो ऑगमेंटेड रियलिटी में 25% वर्चुअल और 75% रियल। उदाहरण अगर हम समझें तो आपने एक गेम का नाम सुना होगा जो पोकेमॉन वाला गेम आया था। उसमें आपको केवल मोबाइल का कैमरा ऑन करना होता है और जब आप कैमरे को सामने रखते हैं तो आपको आपकी वास्तविक स्थिति में ही पीछे आपको पोकेमॉन भागता हुआ दिखाई देता है। तो उसे आप कह सकते हैं कि वो एक ऑगमेंटेड रियलिटी है, जहाँ पे आपको वास्तविक दुनिया भी दिख रही है, उसके साथ साथ जो एक आभासी दुनिया बनाई गई है वो उसके साथ जोड़ करके दिख रही है। अब इसी तरह का एक कंसेप्ट ऑगमेंटेड रियलिटी से ही निकलता है मिक्स्ड रियलिटी का, जहां पर इसको और अधिक उन्नत किया जाएगा और इसी तरह से जहां आप वास्तविक चीज़ों को भी सामने देख रहे होंगे उसके साथ ही आपको आभासी चीज़ें भी कुछ डिवाइसेस के माध्यम से दिखती रहेंगी। ठीक है, ये इसका मोटा मोटा मतलब है। कुछ होलोग्राम्स की हम बात करें, होलोग्राफिक तकनीक की बात करें, तो आपने मूवीज़ में कुछ इस तरह के सीन देखे होंगे। आयरन मैन मूवी का एक सीन है जहाँ पर जो हीरो हैं वो अपने सामने कुछ तकनीक का उपयोग करके इस तरह हवा में ही, लेज़र की कुछ तकनीक है उसके जरिए हवा में ही चित्र बन रहे हैं और वो उसको यूज़ कर रहे हैं एज ए कंप्यूटर, वहाँ पर कोई स्क्रीन नहीं है। इसी तरह इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इन्होंने वही हेडसेट की तरीके एक चीज़ लगाई हुई है और जिस व्यक्ति ने हेडसेट लगाया है उसको ये दुनिया इस तरह दिख रही है। यानी अगर कोई बाहर से इसको देखेगा तो उसको वहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस डिवाइस का उपयोग किया है वो उस चीज़ को देख पा रहा है। तो ये इस चीज़ से जुड़ती है। अब जो मेटावर्स है उसको समझने के लिए जो उसका कंसेप्ट उन्होंने दिया है उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम उसको और आसान करने की कोशिश करेंगे। मेटावर्स में कुछ जो उसके डायमेंशन है, पहली तो ये कि बहुत प्रमुख बात है कि मौजूदगी यानी प्रेजेंस, यानी आप एक ही जगह पर रहकर
अपने किसी भी दोस्त या किसी भी दूसरी दुनिया की जगह पर उसको देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। यानी जब आप इस हेडसेट का उपयोग करेंगे, हेडसेट को लगाएंगे, तो आपको जो आपके सामने दिखेगा स्क्रीन पर, वहाँ पर हो सकता है कि आपका एक दोस्त जो दूसरे अपने घर पर बैठा है, वो भी उसी तरह का एक हेडसेट लगाए है। उसको जो चीज़ें दिख रही हैं वो आपको भी दिखेंगी और आपका दोस्त आपको बगल में दिखेगा। ऐसी तकनीक है, अभी हम समझेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग सा है। कुछ इसमें कल्पना की गई है, संकल्पना लाई गई है अवतार्स की। अवतार का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति अपने तरह का एक कार्टून टाइप का एक आदमी बनाएगा जो उसी की तरह दिखेगा, और जो उसके दोस्त होंगे इस रियलिटी में, उनको वह व्यक्ति दिखेगा। अभी इमेजेस में देखेंगे तो आसान हो जाएगा। इसके अलावा होम स्पेस की बात है, वह अपने घर के पूरे स्पेस को वर्चुअल दुनिया में कन्वर्ट कर सकता है, आभासी दुनिया में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे? जब चश्मा लगा लेगा तो सब कुछ उसको आसपास उसी चश्मे के तहत सब कुछ आभासी दिखेगा, जो जो चीज़ें वह क्रिएट की जाएंगी। टेलीपोर्टिंग की बात है, यानी वही अभी हमने बात की कि वह व्यक्ति चश्मा लगा करके अपने दोस्त के घर पे भी दिख रहा है और उसके दोस्त को वो भी दिख रहा है। इंटरऑपरेबिलिटी, इसकी एक तकनीक है एक तरह से, कि अगर उसके दोस्त ने किसी दूसरी कंपनी का चश्मा लगाया हुआ है, इन्होंने दूसरी कंपनी का, तो दोनों को एक दूसरे से बातचीत हो सके। डिजिटल गुड्स, अब जो ऑनलाइन दुनिया है, आपने पबजी जैसे गेम कुछ खेले होंगे, देखे होंगे, उसमें अगर कोई उसकी स्किन आपको खरीदनी हो, कोई बंदूक खरीदनी हो, तो आप एक तरीके से खरीदते हैं, उसकी पेमेंट तो वास्तविक होती है, असली पैसे देने होते हैं, लेकिन जो गन मिलती है उसका उपयोग आप गेम में करते हैं। तो इसी तरह से इसमें कुछ डिजिटल गुड्स की बात की गई है कि आप जब एक आभासी दुनिया में होंगे तो वहाँ पर आपको कई तरह की चीज़ें दिख रही होंगी, कोई मेज है, कोई कुर्सी है, कोई आइटम है, आप उसको खरीद सकते हैं रियल पेमेंट करके, फिर वो आपके पास मौजूद रहेगा आगे जब भी आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो दुनिया है, इसमें उन्होंने बहुत सारे आयाम शामिल किए हैं, जैसे मनोरंजन के आगे और भी चीज़ों को शामिल किया है। इसी तरह एक नेचुरल इंटरफेसेस की बात है, यानी इसमें वास्तविक फेसेस को भी रखा जाएगा और एक तरीके से आर्टिफिशियल को भी शामिल किया जाएगा। बहुत सारे ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स की ज़रूरत होगी इसमें। अब आप इस इमेज से इसको आसानी से समझिए। देखिए, ये खड़े हैं मार्क जुकरबर्ग, और ये इन्होंने एक तरीके से जो हेडसेट के जरिए, या फिर अभी इन्होंने जो कॉन्फ्रेंस में इसका एक कंसेप्ट दिखाया था उसमें ऐसा दिखाया गया है। तो ये जो इनका सामने आपको दिख रहा है, ये इनका अवतार है। यही इनके दूसरे दोस्तों को या जिससे ये जुड़ेंगे उनको दिख सकता है, यदि अगर ये चाहें। तो इस तरीके से सब लोग बैठे होंगे, मीटिंग कर रहे होंगे, लेकिन जो व्यक्ति होगा वो इस तरह से एक हेडसेट पहने बैठा होगा और उसको अंदर इस तरह से लोग दिख रहे हैं। वहीं उसके जो बाकी के दोस्त हैं, जैसे अगर मान लें कि ये व्यक्ति ये है, तो ये व्यक्ति भी मौजूद है, लेकिन ये व्यक्ति यहाँ तक कैसे पहुँचे, यानी ये अपने घर पर बैठा हुआ है इसी तरह का एक हेडसेट लगा करके। तो वास्तविक दुनिया भी मौजूद है और आभासी दुनिया भी मौजूद है। अगर कोई कॉल आएगी तो इन्हें दिखेगा कि वास्तविक लोग इस तरीके से कॉल कर रहे हैं, और कॉल उठाने के बाद इस तरह भी बन सकते हैं, बातचीत भी हो सकती है। और ये एक होलोग्राफिक यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे इसका उपयोग होगा। ठीक है, तो देखिए फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट है, इसी तरह से हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी यह भी जानना है कि इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, इसमें क्या चैलेंजेस हैं। हालांकि कंसेप्ट तो बहुत बड़ा है, अभी उसको डेवलप होने में काफ़ी समय लगेगा। धीरे धीरे जब कोई चीज़ आएगी तो और हमारी उसको लेकर के समझ बढ़ेगी, लेकिन जो उसके बेसिक आइडियाज़ हैं उनको समझना ज़रूरी होता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? पहला तो वास्तविक दुनिया की तरह एक डिजिटल दुनिया भी बनती जाएगी जिसमें लोग एक दूसरे के साथ जुड़ सकेंगे। खासकर अभी अगर हम कोरोना वाले दौर से उसको जोड़ करके समझें, तो कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी महसूस की गई और लोगों ने ऐसा काम किया भी। तो आप एक कल्पना करके देखिए कि एक आप ऐसे स्पेस पर बैठे हैं जहाँ पर आप अपने घर में हैं, लेकिन आपके आसपास का जो वातावरण है, चश्मा लगाने पर आप अपने पूरे ऑफिस के एनवायरनमेंट को महसूस कर सकते हैं। वो सभी कलीग जिनके साथ आप काम करते हैं, वो सभी आपको आपके आसपास बैठे दिखेंगे, क्योंकि वो सभी लोग अपने घर पर उसी चश्मे या उसी हेडसेट का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए पूरी एक कनेक्टिविटी हो जाएगी, एक पूरी दुनिया एक तरीके से बन जाएगी, एक डिजिटल वर्ल्ड बन जाएगा जहाँ पर वो सभी लोग एक दूसरे से जुड़े होंगे, बातचीत कर सकेंगे, या फिर कोई भी डिजिटल एक्सेस, कोई भी कंप्यूटर वाला काम सब कर सकते हैं आसपास बैठ करके। इससे एक चीज़ और डेवलप होगी, वो होगी क्रिएटिव इकोनॉमी का विकास। यानी ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी कंपनियों को जो इस तरीके के ग्राफिक्स का निर्माण कर सकें, ग्राफिक्स भी बनाएं, साथ ही ऐसे डिजिटल कंटेंट बनाएं, डिजिटल गेम्स बनाएं। तो बहुत बड़ा विज़न रखा है उन्होंने
इसके अलावा नई तकनीक है, तो जैसे जैसे डेवलप होती जाएगी तो इनोवेशंस आते जाएंगे, नई तकनीक के साथ नई पॉलिसी की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसका भी विकास होगा, यानी इम्पैक्ट ये भी एक होगा उसका। समय की बचत भी होगी, यानी लोग एक जगह पर मौजूद होने के बाद यदि उनकी बहुत दूर मीटिंग है, किसी दूसरे देश में मीटिंग है, तो मीटिंग करने का पर्पज़ यही होता है किसी मीटिंग में जाने का कि आप आमने सामने लोगों की फीलिंग्स, लोगों के फेस एक्सप्रेशंस, उनसे बातचीत कर सकें। यदि वर्चुअल दुनिया इतनी बेहतर हो जाए, इतनी वास्तविक लगने लगे कि व्यक्ति आपके पास मौजूद ना होने के बाद भी ऐसा लगे कि आपके सामने बैठा है, तो शायद वहाँ तक जाने की बहुत आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में एक समय की बचत होगी और आप वही काम कहीं भी बैठ करके कर पाएंगे। एनवायरनमेंट को भी लाभ होगा, जब यातायात या ट्रैफिक कम होता जाएगा, गाड़ियों की इतनी ज़्यादा आवाजाही कम होगी, एक संकल्पना की बात कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है, खासकर स्पेस साइंस, रिसर्च, पृथ्वी विज्ञान, समुद्र विज्ञान या फिर मैपिंग जैसे सेक्टर में, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को, दूसरे ग्रहों को अपने बिल्कुल नज़दीक से देख सकेंगे इस रियलिटी के जरिए। ठीक है, तो चैलेंजेस क्या हैं अभी के लिए फ़िलहाल, तो उनको समझ लें। पहला तो सबसे जो बड़ा इशू है वह है प्राइवेसी के मुद्दे, कि जब इतने बड़े सिस्टम में इतने सारे लोगों को एक साथ जोड़ा जाएगा, तो उनके जो निजी सूचना है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से बात की, उन लोगों ने कहीं पर जाकर डिजिटली रूप से पार्टी अटेंड की, वो लोग कहीं घूमने गए, उन्होंने मीटिंग की, वो सारी जानकारी ऐसा तो नहीं कि कंपनी के पास सेव हो रही है, सुरक्षित हो रही है, प्राइवेसी के मुद्दे हैं। दूसरा जो डेटा है, डेटा का उपयोग और उसकी सुरक्षा कैसे की जाएगी, ये फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर हमने पहले भी कई सेशंस में इस पर बात की है। डेटा और प्राइवेसी को लेकर के कई सारे केसेस चल चुके हैं, यूएस में भी, कई और देशों ने भी ऐसे मुद्दे उठाए हैं। तो ऐसे में फेसबुक के सामने फिर से ये बड़ा चैलेंज होगा कि ऐसे जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी चिंताएं हैं, उनको कैसे वो एड्रेस करेंगे। इसके अलावा जो डेटा है लोगों का, वो बहुत बड़ा डेटा फेसबुक के पास कलेक्ट होगा, तो ऐसी भी संभावना है कि इस डेटा की वजह से फेसबुक लोगों की लाइफ को कंट्रोल ना करने लगे। ऐसी कुछ चैलेंजेस हालांकि अभी भी जताए जा रहे हैं, अभी भी बताए जा रहे हैं और सामने आ भी सकते हैं। इसके अलावा जो उपकरण हैं वे महंगे हैं, उनका डेवलपमेंट बहुत महंगा है। आप सोचकर देखिए कि एक चश्मा जो एक बहुत ही सामान्य सा दिखना भी चाहिए, और उसका जब आप उपयोग करेंगे तो लगभग एक सुपर कंप्यूटर की तरह उसको काम करना होगा। तो तकनीक महंगी है और सभी लोगों की इस तक पहुंच मुश्किल होगी, खासकर विकासशील या अल्प विकसित देशों के लिए तो बहुत दूर ही होंगे सबसे ज़्यादा। तो इनका बेनिफिट रिच कंट्रीज़ को ही मिलेगा, जहाँ पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो वास्तविक रियलिटी है, रियल लाइफ है, उससे एक तरह से दूरी भी बनती हुई दिखेगी। सभी लोग चश्मा लगा करके बैठे हुए हैं, एक दूसरे को आभासी रूप से देख रहे हैं। इस तरह की कई सारे चुटकुले और मीम सभी ही बनते हैं कि सभी लोग बैठे हैं और सभी अपने फ़ोन पर बात कर रहे हैं, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपस में बातचीत कम हो रही है। तो इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी देखना होगा। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इतनी देर तक इस तरह के डिवाइसेस का उपयोग करना, और तकनीक का विकास कैसे हो इस पर भी। तो ये तो कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो लोगों के सामने, सरकारों के सामने आ सकते हैं, विश्व के सामने आ सकते हैं। फेसबुक के सामने भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे अदर कंपनीज, यानी फेसबुक अकेला नहीं है जो इस तरह के मेटावर्स पर काम कर रहा है, और भी कंपनीज हैं, जैसे एपिक गेम्स नाम की एक कंपनी है जिन्होंने अनरियल इंजन नाम से इसी तरह का एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, जो इसी तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी का उपयोग कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मैश। इसी तरह गूगल ने भी प्रोजेक्ट स्टारलाइन की संकल्पना लाई हुई है, जहां पर वो भी AR और VR साथ ही मिक्स्ड रियलिटी का उपयोग करके देख रहे हैं। हालांकि शुरुआती चरण में है अभी स्टारलाइन, तो ये एक कंपटीशन तो है ही फेसबुक के सामने। तो क्या समाधान हो सकता है इस तरह के चैलेंजेस के सामने? तो समय के साथ साथ तकनीक का विकास होता रहेगा। तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात है, तकनीक के विकास की बात है, वो तो समय के साथ होगा, और यदि इसमें सफलता मिलती है, ऐसी तकनीक का विकास होता है, तो एक नई तरह की दुनिया में हम फिर से प्रवेश कर सकते हैं। तो जो चैलेंजेस हैं गोपनीयता को लेकर के, तो इसको रेगुलेशन की भी बात आएगी। तो रेगुलेटरी जो भी बॉडीज़ हैं वो इसको देखेंगे, और जो भी कानून या फिर
रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो बनाए जाएंगे। सुरक्षा का बेहतर प्रबंध करना होगा। इसके अलावा अभी के लिए ये भी कहा जा सकता है, चूंकि यह तकनीक शुरुआती चरण में है, इसलिए इसका मानव के स्वास्थ्य पर, मानसिक स्वास्थ्य पर, उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, ऐसे में AR और VR को एक लंबे समय तक उपयोग करके इसका अध्ययन करना चाहिए कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये मामला है खासतौर से मेटा को लेकर के और मेटावर्स को लेकर के। क्या सवाल बन सकता है, देख लेते हैं। सवाल है, मेटावर्स क्या है, इसके क्या लाभ हैं और आने वाले भविष्य में इससे क्या चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, विश्लेषण कीजिए। तो बहुत आसान सा सवाल है, पूरे डिस्कशन पर आधारित है, आसानी से आप कर पाएंगे। तो मेटावर्स बताइएगा क्या है, फेसबुक ने किस तरह से अभी अपना नाम बदला है मेटा करके, और मेटा के अंतर्गत ही मेटावर्स की संकल्पना लाई गई है, क्या चैलेंजेस हैं और क्या उसका सॉल्यूशंस भी हो सकता है। 250 शब्दों में इस उत्तर को लिखने का प्रयास कीजिए। आज का डिस्कशन यहीं तक, आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, शुक्रिया।